प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाएंगे जो बचपन में ही माँ बन गई थी, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। तो 12 साल की उम्र में माँ कैसे बन गई, आज के इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया जाएगा। सो हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के किसी गांव में जुबेदा नाम की एक औरत रहती थी। जुबेदा की 2 बेटियां थी। बड़ी बच्ची का नाम निशा और छोटी बेटी का नाम आलिया था। जुबेदा के शोहर का बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया था। शोहर की मौत के बाद वो अपने मायके चली गई, लेकिन जुबेदा के माँ बाप भी आखिर कितने दिन तक अपनी बेटी जुबेदा और उसकी बेटियों का बोझ उठा सकते थे। तो उन्होंने जुबेदा से बात की कि बेटी जुबेदा, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी जिंदगी अब बाकी है, हमारे बाद तुम किसके दर पर आओगी। जुबेदा ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर अपने शोहर के घर वापस आ गई। जुबेदा अपने शोहर की आखिर संभाली हुई कमाई आखिर कितने दिन तक खाती, तो जुबेदा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। जुबेदा के दूसरे शोहर का नाम अकरम था। अकरम जुबेदा की बेटियों को अपनी बेटी समझता था। वो उनसे बहुत ही प्यार करता था। अकरम की एक बेग की फैक्ट्री थी। जुबेदा अकरम की शादी को जब 1 साल हो गया था तो जुबेदा ने एक बेटे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमा दिया है। अकरम का सारा ध्यान जुबेदा की बेटियों से कम होता जा रहा था और उसका रुझान उसके बेटे की तरफ हो गया था। और अगर उसका बेटा अगर जरा भी रोता था तो वो जुबेदा को डांटा करता था कि ये क्यों रो रहा है। इसलिए जुबेदा का तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे की तरफ ही रहता था। निशा और आलिया जब भी अपनी अम्मी को काम के लिए कहती तो जुबेदा निशा से कहती कि बेटी, अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम अपना काम खुद संभाला करो, साथ में अपनी छोटी बहन आलिया को भी देख लिया करो। निशा अपनी ज्यादातर काम खुद करना शुरू हो गई थी और आलिया को भी कपड़े वगैरह पहना देती थी। निशा की उम्र तकरीबन 12 साल हो गई थी और निशा जिस बाजी के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी उनकी भी शादी हो गई थी। निशा स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि जुबेदा जिस गाँव में रहती थी वहाँ पर कोई स्कूल नहीं था। इस बार निशा के अब्बू अकरम ये चाहता था कि निशा 8वीं के पेपर दे और मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवा दूं। जब निशा की ट्यूशन वाले बाजी की शादी हो गई तो जुबेदा ने अकरम से निशा की बात की कि निशा की ट्यूशन का क्या करना है। वो अकरम जुबेदा से कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मेरे बड़े भाई का बेटा जो है वो MA करके शहर से आ रहा है और उसको ट्यूशन सेंटर बनाना है। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन निशा की उधर ही रहना पड़ेगा। जुबेदा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई कि हाँ ठीक है, 1 महीने की ही तो बात है। तो अकरम निशा को लेकर अपने भाई के घर पहुंच गया और अपने भतीजे को बोला कि बेटा समीर, ये मेरी बेटी निशा है, इसके 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसको तैयारी करा दो, जब तक पेपर नहीं हो जाते ये यहीं पर रहेगी। तो समीर ने कहा, चचा जान आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह निशा पास हो जाएगी। निशा अब समीर के घर में रहने लगी थी। जब सारे बच्चे अपने अपने घरों में चले गए थे तो निशा उदास होकर बैठ जाती थी। वो रोज अपनी अम्मी से बातें किया करती थी और अपनी अम्मी से कहती कि अम्मी, मेरा यहाँ पर दिल नहीं लगता, मुझे यहाँ से ले जाइए। उसकी अम्मी कहती कि बेटा कुछ दिनों की बात है, फिर तुमने घर पर ही रहना है। निशा को समीर के घर रहने का फायदा ये था कि जब भी वो चाहती थी तो वो अपनी पढ़ाई के लिहाज से कुछ भी पूछ लेती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था। निशा को एक सवाल समझ नहीं आ रहा था तो वो समीर के कमरे में चली गई और बोली, भाई समीर, ये सवाल मुझे समझा दो। तो समीर बोला, अच्छा ठीक है। निशा समीर के पास जाकर बैठ गई। समीर निशा से तकरीबन 12 साल बड़ा था। जब निशा समीर के पास आकर बैठ गई तो समीर ने निशा के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और निशा उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन निशा ने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ। जुबेदा बोली, अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन फिर निशा बच्चों को होते हुए समीर के पास गई तो समीर ने फिर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। निशा एकदम से पीछे हट गई। आज रात फिर निशा अपनी अम्मी से कहा
کہ امی ابو سے کہو کہ مجھے یہاں سے لے جائیے، میرا دل نہیں لگ رہا ہے۔ نشا جب بھی اپنی امی سے بات کرتی تھی تو وہ کھل کر بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سمیر اس کے پاس ہی کھڑا ہوتا تھا۔ زبیدہ نے پھر اکرم سے کہا کہ نشا کو لے آؤ، وہ اداس ہو گئی ہے۔ اکرم نے کہا آج فیکٹری سے واپسی پر لے آؤں گا۔ رات کے وقت نشا کے ابو اکرم ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ نشا کو گھر لے کر جانا ہے، لیکن اچانک سے 1000 بیگ کا آرڈر آ گیا اور سب کام کرنے والے جا چکے تھے، صرف 2 لوگ فیکٹری میں موجود تھے، لہٰذا اکرم انہی کے ساتھ لگ گیا اور کام کرانے لگا۔ زبیدہ نے اکرم کو بہت فون کیے لیکن فیکٹری میں مشینیں چلنے کی وجہ سے اکرم کو پتہ نہیں چل سکا۔ ادھر سمیر کے گھر والے شادی میں چلے گئے تھے۔ آج گھر میں سمیر اور نشا اکیلے تھے۔ سمیر نشا کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ نشا آج تم نے کچھ پڑھنا نہیں تھا کیا؟ اور نشا نے اپنی آنکھیں نیچے رکھی۔ جب سمیر نشا کے قریب آ کر بیٹھ گیا تو نشا اٹھ کر جانے لگی تو سمیر نے ایک دم سے اس کو بیڈ پر دھکا دے دیا اور اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ اگلے دن نشا کا ابو اکرم اس کو لینے آیا اور بولا مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو روز اپنی امی کو فون کر کے کہتی رہتی ہو کہ مجھے لے جاؤ، مجھے لے جاؤ، مجھے بلا لو۔ تو اکرم کی اس بات پر سمیر بولا کہ ہاں چچا جان آپ سچ کہہ رہے ہیں، اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جس دن سے آئی ہے بس یہی رٹ لگائی ہے کہ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ تو اکرم بولا بیٹا سمیر میں ہی پاگل تھا جو ان کے شوق پورے کرنے چلا تھا، بھلا آج تک کوئی بھی سوتیلی اولاد کسی کی اپنی بیٹی بنی ہے؟ آج اس لڑکی نے بتا دیا کہ میں اس کا سوتیلا باپ ہوں۔ یہ کہہ کر اکرم نشا کو گھر لے آیا۔ نشا جب گھر آئی تو اپنی امی کے گلے لگ کر بہت روئی اور اپنی امی کو سمیر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ امی پہلے تو وہ مجھے 3-4 دن تک چھیڑتا رہا اور جس دن گھر میں کوئی نہیں تھا اس دن اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے اسے بہت روکا لیکن باز نہیں آیا۔ زبیدہ نے یہ ساری باتیں اکرم کو بتائی تو اکرم نے فوراً اپنے بھتیجے کو فون کر کے کہا کہ سمیر یہ تم نے کیا حرکت کر ڈالی ہے؟ تو سمیر بولا کہ چچا جان آج کل تو نیکی کا کوئی زمانہ ہی نہیں ہے، میں نے تو آپ کے ساتھ نیکی کی ہے اور آپ مجھے یہ صلہ دے رہے ہو۔ اللہ جانے آپ کی بیٹی کہاں پر منہ کالا کر کے آئی ہے اور اس کا الزام آپ مجھ پر لگا رہے ہو۔ اکرم نے اس کی یہ باتیں سنی تو زبیدہ سے کہنے لگا کہ کروا دی میری بے عزتی، میرا بھتیجا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کچھ پتا ہے۔ پھر اکرم اپنی بیٹی نشا سے کہنے لگا ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب نشا کے نہ پڑھنے کے بہانے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور اکرم نے نشا کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولا نہیں پڑھنے جانا ہے تو مت جاؤ، کم سے کم میرے بھتیجے کے اوپر اتنا گندا الزام تو نہ لگاؤ۔ یہ کہہ کر اکرم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نشا ابھی 12 سال کی تھی۔ اس کے ساتھ جو سلوک جو سمیر نے کیا تھا اس نے صاف صاف اپنی امی کو بتا دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 5 مہینے گزر گئے۔ نشا کے جسم میں کافی فرق آ گیا تھا۔ ایک دن نشا کی امی نے اس کی حالت خراب دیکھی تو اسے اسپتال لے کر گئی۔ وہاں جا کر نشا اور اس کی ماں کو پتا چلا کہ نشا ماں بننے والی ہے تو نشا کی ماں پریشان ہو گئی اور نشا کو اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ زبیدہ کو سمیر کے اوپر بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ میں سمیر کو اب نہیں چھوڑوں گی۔ تو پھر زبیدہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ کیا ہم یہ بچہ ضائع کروا سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، ماں کی عمر بہت کم ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ زبیدہ بہت ڈر گئی تھی اور گھر جا کر اکرم کو بتایا تو میں دوبارہ اپنے بھائی اور بھتیجے سے بات نہیں کروں گا۔ پہلے جب میں نے انہیں فون کیا تھا تو انہوں نے میری بہت بے عزتی کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اکرم نے کہا کہ اب یہ لڑکی اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی ہے۔ تو زبیدہ اور نشا رونے لگی اور زبیدہ کہنے لگی کہ نہیں ایسا مت کرو، اکرم تمہاری مہربانی ہے، مجھ سے میرے بچے کو دور مت کرو، اب وہ اس حالت میں نہیں کہ میں اس کو چھوڑ سکوں، اکرم تمہاری مہربانی ہے ایسا مت کرو۔ اکرم کہنے لگا کہ زبیدہ اگر تم یہی چاہتی ہو کہ نشا زندہ رہے تو اسے اس گھر سے جانا ہی ہوگا، میں لوگوں کے تانے نہیں سن سکتا، لوگ تو مجھے ہی برا سمجھیں گے، کہیں گے کہ سوتیلا باپ تھا، دکھائے دی اپنی اوقات۔ ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ نشا اس گھر سے چلی جائے اور اس میں نشا کی بھی بھلائی ہے۔ پھر اکرم نشا کو لے کر اپنی خالہ کے گھر پر چلا گیا اور اکرم کی خالہ کہنے لگی بھلا میں کیوں اس بدنامی کے ڈھیر کو اپنے سر پر لوں،
ले जाओ इसे यहाँ से। अरे भाई, जब लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी? आखिर हमारी भी कोई इज्जत है, और वैसे भी मेरा तो उसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। तुम तो फिर भी इसके बाप हो। जब तुम बाप होकर उसे अपने पास नहीं रख सकते तो मैं क्यों रखूं? अकरम निशा को लेकर वापस आ गया और जुबैदा से बोला कि इसका बच्चा जाया करवा दो। तो जुबैदा रोने लगी और अकरम से पूछने लगी कि मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि अगर बच्चा जाया करवाया जाएगा तो निशा की जान को खतरा है। जुबैदा ने सोच लिया था कि अकरम कुछ करे या न करे, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिला कर रहूंगी। अगले दिन जुबैदा निशा को लेकर समीर के घर पहुंच जाती है। जब जुबैदा समीर के घर पहुंच जाती है तो वो अपनी चाची जुबैदा और निशा को देखकर समीर चौंक जाता है और समीर के चेहरे का रंग बदल जाता है। जुबैदा उसके चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लेती है कि इस कमीने ही मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। समीर के माँ बाप कहने लगे कि बहन बैठो। तो जुबैदा बोली, कुछ नहीं, मैं बस इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपका हाल पूछती चलूं। उसके बाद जुबैदा निशा को लेकर घर पर आ गई। जुबैदा के जहन में कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था। जुबैदा अगले दिन समीर को फोन किया और कहने लगी कि मुझे तुमसे मिलना है। जहां समीर अपनी चाची जुबैदा को घर आता है तो जुबैदा बड़े प्यार से समीर से बात करती है कि बेटा समीर, ये निशा तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन समीर आगे से गुस्से में बोलता है कि चाची, आप किसी और का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों थोप रही हो? तो जुबैदा भी गुस्से से बोली, ये किसी और का इल्ज़ाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें ये कबूल करना ही होगा। ये गुनाह तुमने किया है। बोलो, तुमने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है, वरना मैं सबको बता दूंगी। जुबैदा अपने मोबाइल में ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इस बारे में समीर को कुछ पता नहीं था। पहले तो वो मना करता रहा, फिर अचानक गुस्से में बोला कि हाँ, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। बोलो, क्या करोगी मेरा? मैं तो एक लड़का हूँ, मेरी कहीं भी शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी वो अलग, और तुम्हारी बेटी किसको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, उससे कोई शादी नहीं करेगा। आओ बताओ सबको, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। ये कहकर समीर वापस जाने के लिए मुड़ता है तो जुबैदा को समीर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। जुबैदा एक खंजर निकालती है और समीर की गर्दन पर दे मारती है और समीर की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद जुबैदा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर आती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुखी बातें सुनाती है। जुबैदा की बहन को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वो जुबैदा की बेटी को अपने घर पर रख लेती है। उसके बाद जुबैदा को पुलिस समीर के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले जाती है। अकरम को जब पता चलता है तो वो जुबैदा से मिलने जाना चाहता है। जब जुबैदा से मिलता है तो वो उससे कहता है कि जुबैदा, ये सब तुमने क्या कर दिया? तो जुबैदा ने मोबाइल में जो मुकम्मल रिकॉर्डिंग की थी वो अकरम को सुना दी। तो अकरम बोला कि तुम मुझे बता देती तो मैं खुद ही उसको कत्ल कर डालता। मैंने आपको बताया था लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, इसलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने ये सब किया था। थाने के इंस्पेक्टर ने जुबैदा की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद के बजाय जुबैदा की 10 साल की सजा सुना दी गई और इधर जुबैदा की बेटी निशा ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। निशा की खाला उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए निशा की खाला ने निशा की शादी अपने बेटे से कर दी और निशा आज खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। प्यारे दोस्तों, जो कुछ समीर के साथ हुआ क्या वो इसी का हकदार था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मज़ीद इसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।